अभी नतीजे आ रहे थे, खींच बढ़ती जा रही थी। खींच साहब लोगों की ऐसी बढ़ी कि उन्होंने संसद के परिसर में, जहां हम लोग सब बैठकर संसदीय मर्यादाओं का, संविधान का और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां हम धरने पे बैठते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, बापू महात्मा गांधी जी का जो स्टैच्यू है, बड़ा ऐतिहासिक स्टैच्यू है, आप लोग अक्सर कैमराज में उसको दिखाते हो। और जैसा मैंने कहा, उन्हीं के चरणों में बैठकर, यही भाजपा जब विपक्ष में होती थी, ये लोग भी उन्हीं के चरणों में बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करते थे और लोकतंत्र की रक्षा करते थे, संविधान की रक्षा करते थे। हम विपक्ष में आए, हम भी वही कर रहे थे। लेकिन ये एक अनोखे प्राणी हैं। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो कोई व्यक्ति अगर बुराई का प्रतीक बन जाता है तो वो एक अंगारे के माफिक हो जाता है। जलता है तो हाथ जला देता है और बुझता है तो हाथ काले कर जाता है। तो ये बुझते बुझते भी हाथ काले करते जो जा रहे हैं। महात्मा गांधी का स्टैच्यू, आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खींच किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकारनेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया, 4 जून को करारा जवाब दिया। अब खींच निकालने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैच्यू वहां से उखाड़ दिया और धकेल दिया कहीं पीछे जाकर। संविधान की पूरी लड़ाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे तमाम नेता, प्रियंका जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रचार से भी ज्यादा संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी थी। क्योंकि संविधान पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, वहीं 7 लोक कल्याण मार्ग से ही निकल कर आ रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी खींच निकाल दी, उनका स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया, पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं। करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं,
अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। दुख इस बात का है कि आपकी जो खींच है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं, राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच तो आप नेहरू जी से निकालते रहते हैं, उसके लिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप अटल जी के पांव की धूल के बराबर नहीं, आप नेहरू जी का मुकाबला करने चले। तो आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती है। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है, आपके वैचारिक पूर्वजों ने जो किया वो किया। आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। हम मांग करते हैं कि जो 2 कमिटियां बनी थी, ये मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों कमिटियों की जिक्र है। एक कमिटी है जेपीसी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये 2 कमिटियां हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था, लगभग 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी। किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को ये बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही। हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं आप? कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे। हम जहां बैठ जाएं, माटी उन्हीं की है। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे, और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे। आपके सवाल पूछिए। बाकी ठीक है, इसमें देखिए जी। अब इस नतीजे के बाद जहां जिस राज्य से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां मुखी खानी पड़ी। इस नतीजे के बाद जहां प्रधानमंत्री का विनिंग मार्जिन 1.5 लाख और किशोरीलाल शर्मा जी का 1,66,000, उसके बाद भी अगर यही राग अलाप रहे तो साहब ये सुधरे नहीं है। अभी तो पहला डोज मिला था इन्हें जनता द्वारा, ये तो वैक्सीन का पहला शॉट है, 2 शॉट और 1 बूस्टर डोज, अभी 2 बचे हैं। ये पूरी ऐंठ ये जनता निकालेगी। जो 2009 में सवाल पूछ रहे थे ईवीएम के, 14 में वो क्यों चुप हुए? कौन थे आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के 2009 के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाते थे। हमने क्या कहा? आप सवाल मत उठाओ। हमने भी, चुनाव आयोग ने भी, सबने सवालों के जहां तक हो सकता था जवाब दिए। ये ऐसे छुई मुई व्यक्ति हैं कि न खुद सवाल झेल पाते हैं,
न ईवीएम पे सवाल उठाने देते हैं। सवाल पूछ लिया क्या मतलब हमला कर दिया? सवाल हमला नहीं होता, सवाल सवाल होता है, उसका जवाब देने का मादा लाइए प्रधानमंत्री जी। अब जितने भी साल आपके पास हैं, महीने आपके पास हैं, हम नहीं जानते, हफ्ते आपके पास हैं, हमें क्या मालूम कितना है, लेकिन जितना भी समय अब आपके पास बचा है, एक आदत डाल दीजिए कि ये देश सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, देश का मीडिया सवाल पूछेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमला नहीं है, सवाल है। अब हम क्या कहें, जनता ने कह दिया ना, जनता ने तो अभी बोलना शुरू किया है, आगे आगे देखिए जनता क्या क्या बोलती है। और जो सीटें ये लोग हारे हैं तो अगली बार उनको भी हराएंगे, तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के बयान को? अब देखिए, नीतीश जी ने आज क्या बोला मैं नहीं जानता, कल क्या बोलेंगे वो शायद मैं जानता हूं, बता दूंगा आपको जल्दी। Sir, Bhupesh Baghel has given a statement in which he has said that there might be a mid-term elections that is going to happen after 6 months because now Devendra Fadnavis is upset as in fact many other alliance partners are raising questions upon the decisions taken by the NDA. अरे भूपेश जी ने बता दी ये सारी बातें। You agree to that? No, we all know it. It's not a question of agreeing or disagreeing. These are facts. You don't have to agree that the sun rises in the east. It does rise in the east even if you don't agree. So there is a lot of storm brewing within the BJP, within the RSS, within the NDA, within Gujarat, between Gujarat and Uttar Pradesh. So there are high pressure areas developing everywhere. When it develops into a cyclone is a matter of prediction. How intense will be the cyclone? It's again a matter of speculation. But there is a cyclone developing, everyone can see that, everyone can read that, some of us also know some facts. But let's wait, let the next few weeks and months be exciting for all of us. Sir, उनके लिए 1 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा। किसके लिए? हाँ, पूरे आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हज यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जहां बीजेपी का समर्थन भी है टीडीपी को। अब भाई देखिए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो करना चाहते हैं। हर आदमी थोड़े मोदी जी की तरह होता है कि मैनिफेस्टो लिख के भूल गए। अब उन्होंने करना है तो कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। पूरे चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे आरक्षण, मुसलमान आरक्षण, और जिनका सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू जी का सहारा लेना पड़ा, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण लिखा हुआ है। बताएं जवाब दें नरेंद्र मोदी जी अब। लेकिन वो तो सवालों को हमला मानते हैं, तो उनसे आप पूछ भी नहीं पाएंगे। एक और सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली में या हरियाणा में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा विधानसभा चुनाव में। दोनों किया ये? कल गोपाल राय ने इंटरव्यू कर, बहुत लेट नहीं हो गया ये तो? हमने जब अलायंस हुआ था तभी बोल दिया था कि ये लोकसभा के लिए अलायंस है, तो ये अब नया नया बात क्या कर रहे हैं? तो पुरानी बात हो गई। इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ये तो जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था तभी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है ये इस लोकसभा तक के लिए है, पूर्ण विराम। इसमें कोई अल्प विराम और अर्ध विराम नहीं है, पूर्ण विराम है। तो इंडिया गठबंधन में क्या आम आदमी पार्टी बनी रहेगी? अब ये आप उनसे पूछिए। हम ना तो हारे हैं और ना हमारे संस्कार ऐसे हैं, विजय से उम्मीद पैदा नहीं होता, हम पराजित या उपास भी नहीं करते। अब आपको हंसी आई जब सुना आपने? 10 दिन पहले कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं अब बोल रहे हैं कि अब जो आदमी भगवान का ही वो अवतार हो, उसके लिए वाराणसी में 3 राउंड हारना और फिर संघर्ष करते हुए जीतना, क्या इसको आप जीत मानते हैं? उनके किचन कैबिनेट की सदस्य, एक नहीं अनेक, स्मृति ईरानी जी तो एक हैं, और भी अनेक लोग, 17 मंत्री, उनके किचन कैबिनेट के लोग धराशायी हो गए, इसको वो जीत मानते हैं? उनका विनिंग मार्जिन, उसी राज्य में राहुल गांधी लड़े 3,40,000 से जीते, राहुल जी के पड़ोस में
किशोरीलाल शर्मा जी 1,66,000 से जीते, वहां वो 1.5 लाख में संघर्ष करते हुए, रेंगते हुए जाकर जीते। इसको आप जीत मानते हैं? प्रधानमंत्री जी को खुश हो लेने दीजिए। अब ये खुशी कितने हफ्तों की है, कितने महीनों की है, ये तो वो जो बायोलॉजिकल नहीं है ना, वो भगवान, वो वाला भगवान वो जाने। पवन जी अभी थैंक यू सर, वही आम आदमी पार्टी वाला सवाल है कि दिल्ली में ही हमने देखा कि दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद भी बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट आए, और इसके फौरन बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अभी तो विधानसभा चुनाव काफी दूर है, अभी से जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि अकेले लड़ेंगे, नहीं, मैं तो क्या पहले ही इसके कह पीछे चुके हैं की हम लोग। रणनीति लगती है? क्या वो किसी प्रकार के उनकी दबाव में आपको रणनीति लगता तो है? मेरे को नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले जब इंडिया गठबंधन बना तभी आम आदमी के विषय में हमने क्लियरली कहा था, मुझे याद है मैंने भी कहा था कि यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। रही बात कि दोनों मिलकर लड़े फिर भी नतीजे अच्छे नहीं रहे, तो हम अपने यहाँ जो प्रदेश की इकाई है उससे चर्चा कर रहे हैं। पूरा एक एक बूथ का, एक एक ब्लॉक का, एक एक जिले का हमारे यहाँ पूरी रिपोर्ट बन रही है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। कौन? अब उनके प्रेशर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता ना। पवन जी, आज प्रधानमंत्री संसदीय के नेता चुने जाते उसके बाद जो है, वैसे राहुल जी 3,90,000 से जीते हैं, मोदी जी को आज थोड़ा और इसलिए अच्छा किया आपने आंकड़ा खोल के बता दिया मुझे। एक बार दोहराना चाहिए, जिस राज्य से देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1,50,000 वोटों से जीते हैं, उसी राज्य में हमारे बायोलॉजिकल नेता राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों से जीते हैं, और उनके पड़ोस में एक और बायोलॉजिकल नेता किशोरीलाल जी, वो जीते हैं 1,67,196 वोटों से। दूसरे बायोलॉजिकल नेता हमारे किशोरीलाल शर्मा जी जीते हैं। अब वैसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों बायोलॉजिकल हैं या वो ये भी अवतार है? क्योंकि अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, एक तरफ एक बायोलॉजिकल आदमी, दूसरी तरफ दूसरा बायोलॉजिकल आदमी, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आप लोगों को? बोलिए। पवन जी, नेता चुनने जाने के बाद प्रधानमंत्री जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी घर मिलने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, माफी मांगने गए, आशीर्वाद नहीं। जबकि इससे पहले कई तस्वीरें और ऐसी हैं, उनसे नए जैकेट का रंग भी लेने गए कि जो मार्गदर्शक मंडल में जाने से पहले कौन सा रंग होता है, सब बोल रहे हैं पैरेट ग्रीन होता है, पैरेट ग्रीन होता है, तो उनसे सलाह लेने गए कि अब आने वाले दिनों में कौन से रंग के जैकेट पहनूं जिससे लोग मुझे मार्गदर्शक मंडप में नहीं धकेलने। बताएं कौन कौन धकेलना चाहता है? नागपुर वाले, नागपुर में भी 2 लोग हैं जो धकेलना चाहते हैं नो मार्गदर्शक मंडल से। उत्तर प्रदेश वाले, उनके जैकेट का रंग, उनका तो कपड़ों का रंग अलग होता है एकदम, वो भी धकेलना चाहते हैं। तो मोदी जी आज मुरली मनोहर जोशी जी से भी मिले, वहां भी पांव छू के माफी मांगी। अब वो तमाम लोगों से माफी मांग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो इस देश से भी माफी मांगेंगे। सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से आज आशीर्वाद मांगने तस्वीरें सामने आई, वहीं पुरानी तस्वीरें कुछ ऐसी भी हैं कि जब आडवाणी जी ये मोदी जी से अभिवादन करते हैं या हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इनकार करते हुए या इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं आज आशीर्वाद की तस्वीरें भी सामने हैं। आज मैंने देखा था, मैं जब चैनल्स बदल रहा था कि कहीं कपिल शर्मा दिख जाए, तो कपिल शर्मा नहीं, दूसरे दिख रहे थे, नरेंद्र मोदी जी दिख रहे थे। तो वहां मैं देख रहा था कि वो आदित्यनाथ जी को भी इग्नोर कर रहे थे आज। अब आने वाले दिनों में देखिए किस किस को इग्नोर करते हैं, फिर किस किस से जाके माफी मांगते हैं। देश को इग्नोर किया 10 साल, तो ये तो आदित्यनाथ जी हैं, वो तो अडवाणी जी हैं, छोटी सी बात है। पूरे देश को इग्नोर किया, देश के किसान को इग्नोर किया, देश के जवान को इग्नोर किया, देश के मध्यम वर्ग को इग्नोर किया, देश के व्यापारी को इग्नोर किया, किसको नहीं किया? पवन जी कह रहा था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए की जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने पैर छू के प्रणाम भी किया नीतीश कुमार ने, लेकिन अभी भी ये खींचतान ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारेंगे, क्योंकि उनके नाम के पीछे ही पलटू राम का नाम एक। वो डर भी रहे थे, मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जब ये पांव छूने जा रहे थे, उन्हें लगा कहीं पांव खींच न लें, तो वो डर था। तो तुरुप की इक्का जनता के पास होता है, और तुरुप का इक्का हम लोग अगर चलते भी हैं तो जनता के आदेश पर चलते हैं। जब हमें लगेगा कि तुरुप का इक्का चलना चाहिए, हम सब जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल चलेंगे। इसमें राजनीति कोई स्टैटिक नहीं होती, राजनीति बहुत डायनामिक होती है।
अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मोदी जी भी वो सब बातें दोहराएंगे जो राहुल जी कहते आए हैं। अभी देखना थोड़े दिनों में मोदी जी क्या क्या बोलने वाले हैं, किसानों के एमएसपी का कानून, जाति जनगणना, कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो राहुल गांधी ने नहीं बोली हो। मोदी जी करना पड़ेगा, जनता ने उनको अच्छा झटका दिया और नहीं करेंगे तो मैंने आपको कहा है कुछ हफ्ते कुछ महीने देखते रहिए। माइक ले लीजिए। नहीं, हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी सुने आपका सवाल। पवन सर, सवाल ये है कि इस पूरे चुनाव के दौरान पूरे विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे। आज जब सेंट्रल हॉल से तस्वीर आई तो सबसे पहले मोदी जी जाके जो मूल प्रति है उसके सामने नतमस्तक हुए। क्या संदेश देना चाहते थे वो कि विपक्ष जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है? वो गुप्त संदेश था जो राहुल जी को वो दे रहे थे कि राहुल जी आप ठीक थे, मेरे से गलती हो गई। माइक लो, माइक लो। नहीं नहीं, जनता को सुनना चाहिए। सर, क्या राहुल गांधी एलओपी बनेंगे? अब ये सवाल तो मेरे को क्या इसका जवाब मालूम हो, तो पार्टी निर्णय लेगी।